बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। 5 जुलाई है आज 2013। आज से 36 साल पहले जो है वो मार्शल लॉ लगा इस मुल्क के अंदर। जनरल ज़िया उल हक साहब ने जो है भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। हैरानगी की बात यह है, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। इस पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सियासतदानों की ऐसी तैसी होती रही, उनके जो एक्ट समझे जाते हैं गलत हैं या आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। इस पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जर्नैल जो होते हैं, खासतौर पर साबिक जर्नैल, उनकी भी ऐसी तैसी की जाती है और आर्टिकल 6 और एहतसाब का पता नहीं क्या कोई मुतालबा किया जाता है। दोनों चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी मीडिया पे जजों के एहतसाब की कोई बात ही नहीं करता। तो मेरा दिल चाहता है मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको ये बताऊँ कि बेसिकली ये जो मार्शल लॉज लगते हैं, इनमें पहले मार्शल लॉ से लेके आज तक जो है इन तमाम मार्शल लॉ के अंदर जजेस का कलीदी रोल रहा। लेकिन हम डिस्कस नहीं करते। हम ये तो कहते हैं जी जर्नैल को टांग के हॉरेबल एग्जाम्पल बनाई जाए, सियासतदानों को एग्जाइल करके हॉरेबल एग्जाम्पल बनाई जाए, लेकिन हम में से किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि ये कहें कि जजों को किस तरह क्या सलूक किया जाए उनके साथ कानून के हिसाब से। वो जज जो आर्टिकल 6 के ज़िमन में साथ देते हैं, लीगल एलिबाई प्रोवाइड करते हैं अपने फैसलों के जरिए इन मार्शल लॉ को, उन जजों को किस तरह मुकामे जिसे कहते हैं ना हॉरिफाइड एग्जाम्पल बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई जज जो है किसी मार्शल लॉ का साथ ना दे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो है एट लार्ज बात करता नजर नहीं आता। इसलिए अब ये डिबेट ये चल रही है कि 3 नवंबर बहुत बड़ा जुर्म है, उस पर बात की जाए, क्योंकि जजेस को नजरबंद किया गया था। और 12 अक्टूबर 99 जो रूट कॉज है इस तमाम प्रॉब्लम का, रिसेंट जो हुई नवाज शरीफ साहब की मुद्दे हुकूमत पलटी गई, उस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जजेस शामिल थे। बाकायदा उसको जफर अली शाह केस और दूसरे केसों के जरिए मुशर्रफ साहब के वर्दी को दुआम बख्शा गया। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम तो इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाते रहेंगे इंसाफ और हक की बात। आज 5 जुलाई 1970 का मामला दरपेश है। आज का दिन बड़ा स्पेसिफिक है, हमारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं जो रेलिवेंट है इस ज़माने के हिसाब से, उन्होंने देखा है इन तमाम डेवलपमेंट्स को। पहले तो अपने गेस्ट का तारुफ करा दूँ, फिर टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। नज़ीर नाजी साहब हैं, कौन आपके नाम से नहीं वाकिफ, आपकी तज़िया, आपके कॉलम जो है, आपने मार्शल लॉ की हिस्ट्री को देखा, अपने सामने बनते अरूज और जवाल देखे हुकूमतों का, बहुत बहुत वेलकम। नदीम अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त और ऑब्वियसली उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत बहुत वेलकम उनको भी। इजाज़ उल हक साहब हैं, आपका तारुफ दो लिहाज से कराना पड़ेगा। एक तो आप जनरल ज़िया उल हक साहब के जो है वो बरखुरदार हैं जो 5 जुलाई 1970 का मार्शल लॉ जिन्होंने लगाया। दूसरा आप मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप जो है उसके सरबराह भी हैं, MNA हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। हमें अभी अहमद रज़ा कसूरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुद्दई थे भुट्टो साहब के मुकदमे के अंदर, कत्ल का मुकदमा चला और उनके वालिद साहब के जुर्म की सज़ा में भुट्टो साहब को फांसी दी गई। अगर मैं अफजल चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब, आपके पास सबसे पहले आ जाऊँ, ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने तो बात की थी परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल की, आपने मखदूम अमीन फ़हीम ने, आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर ने कह दिया कि जी जनरल ज़िया उल हक साहब की कब्र से ट्रायल स्टार्ट करना चाहिए 5 जुलाई से। इसकी क्या मंतक थी तरह पीछे जाने की? देखिए कामरान साहब, मेरे ख्याल में आज का दिन बड़ा स्याह दिन है और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो लोग मुतालबात आज तक करते आ रहे हैं, एक तो मेरा अल्लाह करे इस मुल्क में शायद किसी आमर को दवाम बख्शने वाले जज का शायद ही कभी एहतसाब हो सके। मैं तो कहता हूँ नहीं होगा, ना आम करने देते हैं, हम मसलतों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन 5 जुलाई ऐसा दिन है कि मैं समझता हूँ फसाद, आज जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उस सब की जड़ और फसाद वो 5 जुलाई से शुरू हुआ है। और 5 जुलाई से लेके आज तक हम वही ज़िया की बाकियात को भुगत रहे हैं, उसी मार्शल लॉ की बाकियात को, उसी, ना इससे पहले हेरोइन थी, ना कलाशन को कल्चर था, ना मुजाहिदीन वाला कल्चर था, ना ये रिश्वत थी सियासतदानों में, ना ये सारे वहाँ से शुरू हुआ है। और अगर हम एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। और अभी बड़ी आपने अच्छी बात की है कि कोई जजेस के एहतसाब की बात नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जब भी किसी आमर ने कू किया है, जब इस मुल्क में कोई गलत काम हुआ है, तो सबसे पहले उसके ऊपर ठप्पा जजेस नहीं लगाया है। और इसका सिर्फ जनरल जिम्मेदार नहीं होते, मुझे लेकिन एक बात बताइए, ये आप वजह फरमा रहे हैं जजेस वाली बात, लेकिन मुझे बताइए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं और बहुत कसीर तादाद है जो 5 जुलाई 1970 के मार्शल लॉ को इसलिए जायज समझती है कि स्टेट और दस्तूर के दरमियान जो है वो चॉइस करने की बात आ गई थी। पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो सड़कों पर थी, भुट्टो साहब के ऊपर रिगिंग का इल्जाम लगा हुआ था और मुल्क टर्मोइल का शिकार था। 3 शहरों में मार्शल लॉ भुट्टो साहब ने खुद लगवाया हुआ था, इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब था। उस मौके पे अगर जनरल ज़िया उल हक साहब टेक ओवर ना करते तो क्या करते? कामरान साहब, आपके बाद के हालात देखते हुए आपको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो तहरीक जो थी वो किसी के इशारे पर चलाई गई थी
वो रिगिंग, उतनी रिगिंग तो उसके बाद हर इलेक्शन में हुई है, उससे ज्यादा रिगिंग हुई है। अब जो इलेक्शन हुए इन समेत कौन सा इलेक्शन है जिसमें रिगिंग जो फेयर हुए हैं? तो फिर तहरीकें क्यों नहीं चली? तहरीकें उसी वक्त चलती हैं जब कोई इशारा करता है, जब कोई इंटरनेशनल फोर्सेज आती हैं, जब कोई डॉलर उसके दरमियान आता है। तो बाद के हालात, रशिया वाले, अमेरिका वाले, अफगानिस्तान वाले हालात देख लें आप, तो पता चल जाता है कि इस मार्शल लॉ के पीछे क्या था। ठीक है, तो आप क्यों ठीक है, तो आप जनरल जिया साहब के ट्रायल पे कायम है? जनरल जिया साहब के ट्रायल पे आप कायम मैं है? कहता हूं हर आमर का ट्रायल होना चाहिए। अगर आमर ना भी हो इस दुनिया में, उसकी सोच का, उस माइंड सेट का, उसकी बाकियात का ट्रायल जरूर होना चाहिए, ताकि लोग एक ये मामला रुक जाए। उसमें हम सियासतदान भी ट्रायल में आएंगे, उसमें जजेस भी आएंगे, उसमें जनरल भी आएंगे, उसमें मीडिया भी आएगा। आप लोग तो आते ही रहते हैं ट्रायल के अंदर। जी, ये बात सही है। जी, इजाजुल हक साहब, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर का तख्ता पलट दिया आज के दिन जनरल जियाउल हक साहब ने, और पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इस सोच को दबाने के लिए जो है चाहे कब्र का ट्रायल करना चाहिए, और जनरल जियाउल हक साहब से कम से कम आर्टिकल 6 का नफाज होना चाहिए, क्योंकि 73 के दस्तूर में लिखा हुआ था। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, माइंड सेट का। ये जो डिक्टेटरशिप है ना, ये माइंड सेट है। ये जरूरी नहीं है कि आप फौजी वर्दी पहन के डिक्टेटर बने, आप एक सिविलियन होते हुए भी एक डिक्टेटर बन सकते हैं, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी के साथ भुट्टो का नाम भी आजकल लगाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ट्रायल शुरू होना चाहिए जब मुल्क तोड़ने वालों से ट्रायल शुरू होना चाहिए, कि हमें ये देखना चाहिए कि पहले पाकिस्तान टूटा कैसे, और वो हबूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के वो सफात जिसमें कि डायरेक्टली इम्प्लीकेट किया गया था मिलिट्री को, जो कि एक सरेंडर करके 90,000 कैदी बनाए, और साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स को, और उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर कौन थे जो याह्या खान के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। और फिर बातें हुई हैं यहाँ पर क्लैशनिकोव कल्चर की और टेररिज्म की। तो क्लैशनिकोव कल्चर तो मैं ये बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त आया जब बलोचिस्तान में 70 की दिहाई में एक फौज खुशी की गई, और प्रो रेटा जितनी आज फौज हमारी लगी हुई है फ्रंटियर के अंदर, सूबा KPK के अंदर, उसी से ज्यादा फौज वहां लगी हुई थी। हजारों लोग जो पहाड़ों पे चढ़ चुके थे, बाहर से असला आना शुरू हो गया था। और फिर पहली पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की तारीख में आप देखेंगे जिसने कि अपना टेररिस्ट विंग बनाया अल-जुल्फिकार के नाम से। और यहाँ बात हो रही है रिगिंग की, ये कह रहे थे कि रिग्ड इलेक्शंस ये भी हुए हैं, वो भी हुए थे। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होने के बाद सूबाई असेंबलियों का मुकम्मल बॉयकॉट जो है वो 1977 में हुआ, वीरान हो गए पोलिंग स्टेशन। और इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने तो मेला सजा दिया था, डाकू उसको लूट के ले गए हैं। तो ये हालात थे उस वक्त, और मुल्क के अंदर 4 माह तक खून रेजी हो रही थी। हजारों लोग जो है उनको दिलाई कैंप के अंदर, हुकूमत खानों के अंदर, जो कुछ अपने साथियों के साथ हुआ वो तो अहमद रजा कसूरी साहब आकर बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उनके अलावा जो लोग थे उनके भी आप ये इजाजुल हक साहब एक बात बताइए, दुनिया में किस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं मार्शल लॉ को, चाहे सूरत हाल जैसी भी हो? मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जमहूरियत के नाम पर अगर मुल्क के अंदर आप, यही आपने कहा कि बिटवीन द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां ये हालात हो गए थे कि एक म्यूटिनी होने लगी थी। देखें, ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे जिनके खिलाफ 2 दफा म्यूटिनी हुई। एक दफा 1973 में नादिर परवेज एंड कंपनी जो कि कू करने लगे थे, वो समझते थे कि इसलिए उन्होंने कू किया था कि वो समझते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो इज इक्वली शेयर होल्डर विद याह्या खान। जी, आपका पॉइंट आ गया जी। फिर 1977 के अंदर जो कुछ हुआ, आपको मैं मतलब बड़ी तारीख बता सकता हूँ। मिराज मोहम्मद खान थे, जे रहीम थे, डॉक्टर मुबशर थे, मौलाना मदूदी थे, वली खान साहब थे, मौलाना नूरानी साहब थे, मौलाना तुफैल साहब के साथ वो शर्मनाक सलूक किया गया। उसका तो जिक्र भी मेरे ख्याल में इस टेलीविजन क्या सलूक किया गया उनके साथ? जी जाज साहब, जनाब उनके साथ जो कुछ किया गया, मेरे ख्याल में मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। ये उनसे पूछे, आप मुजीबुर रहमान शामी साहब से पूछें, जियाद शाहिद साहब से पूछें, जो कि उसके आई विटनेस थे, जो उनके साथ वहां पर इसमें भुट्टो साहब का रोल क्या था? भुट्टो साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे। जी, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। भुट्टो साहब ने पहली दफा एक फौज से हटकर अपनी FSF बनाई थी। उस FSF के जरिए 26 लोगों का कत्ल करवाया था। आप अहमद रजा कसूरी साहब को आने दें, वो उनको कहें सिर्फ गुलाम हुसैन की स्टोरी सुना दो जो तुम्हें मारने के लिए आया था, तो उसके बाद उसके साथ क्या। ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। नजीर नाजी साहब, ऑब्वियसली आप जर्नलिस्ट उस जमाने के भी हैं, आपने मार्शल लॉ को लगते हुए देखा है, तो सर आपकी अपनी राय क्या है कि हालात इतने खराब हो चुके थे कि सिविल वॉर से बचाने के लिए मार्शल लॉ नागुज़ीर हो गया था, या ऐसा कुछ नहीं था?
देखिए जी, पहले तो मैं यादुल हक साहब से कहूँगा कि जनरल ज़िया साहब का जो भी किरदार रहा है इंतज़ामी सियासी, वो उनका अपना है। उस वक्त ये उसमें शरीक नहीं थे, तो ये उस विरसे को अपना मसला न बनाएं। वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को किसी तरह भी कोई देखे, अपनी अपनी नज़र से देखता है, अपने अपने व्यू से देखता है, अपना अपना तजिया करता है। हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। इनको ये अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझना चाहिए कि हर तनकीद करने वाले को ये जवाब देना इनका फ़र्ज़ है। इनका फ़र्ज़ नहीं है। ये अपने तौर पे एक अगर गैर जानबदार होकर और ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं अपने वालिद साहब के ज़माने को, तो बिल्कुल देखें। अगर बेटा बन के बात करेंगे तो फिर इनसे बात करना मुहाल हो जाएगा। अब मैं उस ज़माने की बात करता हूँ जब ये माशाल्लाह नाफिज हुआ था। आजकल अभी चंद साहब ने बात की आजकल के इलेक्शन की, एक लीडर जिसकी बहुत गैर मुतवक्को सीटें आई हैं, गैर मौक़ो उनको तायीद हासिल हुई है, वोटर निकले हैं उनके लिए, आज वो 25 नशिस्तों का कह रहे हैं मजमूई तौर पर कि इन कम से कम इनकी रिकाउंटिंग कर ली जाए। वो नहीं हो रही। लेकिन भुट्टो साहब पर PNA ने, जो कि हरीफ जमात थी, उसने सिर्फ 21 सीटों पर जो सूबाई और नेशनल की मिलके थीं, धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। भुट्टो साहब उन पर दोबारा इलेक्शन करने को तैयार हो गए थे, फिर भी तहरीक चलती रही। तहरीक नहीं थी, वो एक यूँ समझ लें कि ISI का मुनज़्ज़म किया हुआ एक प्रोपेगेंडा था, और एक चंद लोग थे जिन्हें दे दिया जाता था सड़कों पे आने के लिए, और आगे मीडिया उछालता था कि मीडिया पूरे का पूरा भुट्टो साहब के खिलाफ हो चुका था और मीडिया पर राइट विंग का कब्जा था। ये न कहना कि जनरल ज़ियाउल हक साहब उस शरीक नहीं थे उस coup की तैयारी में, वो बिल्कुल तैयारी कर चुके थे, उनके साथी भी तैयार थे और उनकी तरफ से ही सब कुछ किया जा रहा था। असगर खान साहब जिंदा है, उनसे पूछ लीजिए। प्रोफेसर गफूर की किताब मौजूद है, वो पूछ लें। पाकिस्तान टाइम्स का अखबार मौजूद है जिसमें 4 की सुबह को ये छप चुका, 5 की सुबह को, 4 की सुबह को ये छप चुका था कि समझौता हो गया है। नवाबजादा रसूलुल्लाह खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि समझौता हो गया है। फिर ये coup क्यों हुआ? ये सारा मनसूबा था। ठीक है, ये एक तैयार शुदा मनसूबा था, उसके तहत अमल किया गया। और उसके पीछे क्या क्या है, अब तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं मंजर आम पर। कहाँ ठीक है, कैसेंजर ने कैसे कहा था मैं क्या करूँगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है नज़ीर नाजी साहब। मैं इसको पुट करना चाहूँगा यादुल हक साहब। फिर अगर नज़ीर नाजी साहब तो एक न्यूट्रल वॉइस है, वो उस जमाने के जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी ISI और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पहले मिलकर बना ली थी। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मैं नाजी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ दिल की गहराइयों से, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक फैशन बन चुका है कि इंडिया का तो हम मान लेते हैं, अगर हिंदुस्तान के जनाब के कुछ चूहा भी मर गया तो ISI पे ब्लेम डालें, हर चीज ISI के ऊपर। मैं बताएं, आप मुझे बताएं कि उस वक्त 4 माह तक जो तहरीक चली थी उसमें कितने लोग मारे गए थे, आप ये बता दें। बताएं नाजी साहब। जब अनारकली के अंदर, नहीं मैं सिर्फ पूछता हूँ, जी मैं इन्होंने कहा ना, फिर ये बताएं कि फिर अगर ये सारे मामलात हो चुके थे तो फिर एक दिन पहले जो PNA के साथ मुज़ाकरात हुए थे और एक हफ्ता पहले हुए थे, उसमें फिर भुट्टो साहब को क्या जरूरत पेश आई थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने साथ बैठाते और उन मुज़ाकरात के अंदर जो पॉलिटिकल मुज़ाकरात थे जिससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं था। फिर वो कौन से 4 ब्रिगेडियर्स थे जिन्होंने जब मार्शल लॉ लगा दिया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 3 शहरों में पाकिस्तान के, तो फिर वो कौन से ब्रिगेडियर थे जिन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। और अनारकली के अंदर जब जुलूस निकले तो लोगों ने कंधों पे चढ़कर अल्लाह अकबर के नारे लगाए और विक्ट्री के साइन बनाए और गोली खा के नीचे गिरा, फिर दूसरा चढ़ा, फिर वो गोली खा के नीचे गिरा, फिर तीसरा चढ़ा, वो गोली खा के नीचे चढ़ा और फौज ठीक है या साहब चलाने से इनकार कर दिया। ये नाजी साहब से कमेंट लेके नदीम अफजल चंद साहब के पास जाए। नाजी साहब, ये जो हालात बता रहे हैं आप उसको वेरीफाई करते हैं? इतने बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त। जी मैं इसमें अब क्या अर्ज करूं, ये डिसिप्लिन आर्मी का एजाज साहब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि अगर किसी ब्रिगेडियर ने या किसी दूसरे ने अपने सीनियर का हुक्म मानने से इनकार किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हुक्म मानने से इनकार किया था, तो उसके जिम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हें बरतरफ करना चाहिए था उन लोगों को। उन्होंने नहीं किया, गफलत की अपने फर्ज से। नहीं, वो तो खुद ही बरतरफ हो गए थे, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था नाजी साहब। ठीक है, फिर भी उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। देखें कामरान साहब, मेरे ख्याल में वो बात आपकी ठीक है जी। देखें कामरान साहब, मेरे ख्याल में एजाजुल हक साहब को अब इनको सोचना चाहिए कि जो जुल्म ज़िया के दौर में हुआ, जेलों में लोगों को डाला गया और जितने जुल्म
वो क्या उस तहरीक से ज्यादा जुल्म नहीं हुआ? और उसके बाद जो इस मुल्क, नहीं सर, बहुत आप नहीं ना, आप करने वालों में शुमार होते हैं ना। आप, अल्लाह ना करे कभी आप पे ऐसा हो। मैं फिर भी आपको बद्दुआ नहीं देता, हालांकि उन लोगों की बद्दुआएं तो पता नहीं कितने कितनों को लगेगी। बारी अब बारी आप मेरी बात सुन लेना। इजाज साहब, बारी बारी अभी मैं आपको, इजाज साहब आपको पूरा मौका मिलेगा अभी। नदीम अफजल चंद साहब, बात कंप्लीट कर लें। आप पे भी भुट्टो साहब के इल्जाम लगाया अभी। जनरल का बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि बात ना सुने। आप बात तो सुन ले, मैं बड़े आराम से आपकी बात नहीं, वो सुन रहे। देखिए, अच्छा नदीम साहब, देखिए मार्शल लॉ को मेरा उस सवाल वक्त तो सुन लें। उन जजेस का हाल क्या हुआ, हिस्ट्री पढ़े ना। आज उनके जिन्होंने जो उनकी बाकियात है, आज वो उनको ओन करने को तैयार नहीं है कि हम ज़िया-उल हक की बाकियात हैं। जो ज़िया-उल हक की कब्र पे जाके जलसे करते थे, रोते थे, जिनको ज़िया-उल हक साहब ने कहा कि मेरी उम्र भी लग जाए। आज अगर इतना अच्छा मार्शल लॉ होता, इतने अच्छे वो लोग होते, तो आज उनकी सियासी औलाद उनको ओन करती। जब एक विरसे को सियासी औलाद ओन करना छोड़ गई है, तो और इसके अलावा आप क्या इसके कहते हैं कि इतना तारीख दिन। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की ये कमजोरी है कि पीपल्स पार्टी ने उन लोगों का एहतसाब करने का कभी मुतालबा किया भी तो बड़े कमजोर अंदाज में। बड़ा भरपूर मुतालबा होना चाहिए था, वरना आज इजाजुल हक साहब अगर सही मुतालबा होता, सही एहतसाब होता, तो आज इजाजुल हक साहब टीवी पे बैठ के ये जस्टिफाई ना कर रहे होते। जब ब्रेक से वापस आएंगे, अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ शामिल होंगे। जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें कि अहमद रजा कसूरी साहब के वालिद वो हस्ती थे जिनके कत्ल के इल्जाम में फिर भुट्टो साहब को फांसी लगी। भुट्टो साहब की फांसी आज भी कंट्रोवर्शियल है। इस पे प्रोग्राम का बाकी हिस्सा इसके ऊपर होगा, जिसमें हमारे बाकी पैनलिस्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इजाजुल हक साहब, नदीम अफजल चंद साहब, नजीर नाजी साहब और अहमद रजा कसूरी साहब। जानने की कोशिश करेंगे इनके वालिद साहब को के कत्ल के इल्जाम में जो फांसी लगी वो किस हद तक जस्टिफाइड थी और या जस्टिफाइड नहीं थी, या वो जुडिशल मर्डर था। अहम तरीन इशू पे अहमद रजा कसूरी, नदीम अफजल चंद, नजीर नाजी और इजाजुल हक साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम बैक। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के हवाले से बात हो रही है और बात यहाँ तक पहुँची कि भुट्टो साहब की फांसी जो हुई उसके मुतल्लिक कंट्रोवर्सीज पाई जाती है। अहमद रजा कसूरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इनके वालिद साहब के कत्ल के जुर्म में भुट्टो साहब को फांसी हुई। कसूरी साहब, तासुर ये पाया जाता है पीपल्स पार्टी के हलकों में भी और बहुत से दूसरे हलकों में भी कि भुट्टो साहब की फांसी एक जुडिशल मर्डर था। कॉन्स्पिरेसी थी अदलिया ज़िया-उल हक साहब की, जिसमें आपके वालिद साहब के कत्ल को बुनियाद बनाकर खून नाहक बहा दिया गया भुट्टो साहब का। तो आज आप कैसे एनालिसिस करते हैं सारी सिचुएशन का? देखिए कामरान, मेरा तो वालिद का शहादत हुई। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो शहीद नहीं हुए, उनकी शहादत हुई। और जब उनकी शहादत हुई तो कानूनी कार्रवाई भी होनी थी, पर्चा भी होना था। तो ये जो पर्चा है ये इछरे थाने में 11 नवंबर अपना 1974 को ये दर्ज हो गया जी। और उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, ही वॉज फिज़िकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो चीज़ ये है कि जब ये हो गया तो उसके बाद इसकी नॉर्मल जो लॉ में होती है इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई एंड उसके बाद इसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया विद द एंडोर्समेंट ऑफ होम सेक्रेटरी एंड द आईजी पंजाब के मुल्ज़मान ट्रेसेबल नहीं है। जब ये अपना ज़िया-उल हक साहब ने टेक ओवर किया तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर, क्योंकि मैंने FIR की नकल जो है मैंने अब्रॉड अपने एक रिलेशन के पास भेज दी थी फॉर सेफ कस्टडी। वो मंगाई और मैंने कोई 26 या 27 जुलाई को मैंने ये एक प्राइवेट कंप्लेंट जिसे इस्तगासा भी कहते हैं वो मैं दायर किया। और उसमें जो सरसरी बयानात जिसको सब अपना कहते हैं अपना बेसिक बयानात होने के बाद जो जब नोटिस हुए तो मैंने एक दरख्वास्त दे दी लाहौर हाई कोर्ट में कि सिंस एक्यूज आर वेरी हाई अप एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर जो है वो शायद फैसला नहीं कर पाए। तो ये केस जो था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बाद में जब टेक ओवर हो गया तो सारे जजेस जो है उनके बारे में राय है मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब से लेकर आगे तक कि वो तो ज़िया-उल हक साहब के खिलाफ फैसला दे ही नहीं सकते थे और ज़िया-उल हक साहब खुद पार्टी बन गए थे बिहाइंड द शेडोज इस केस में भुट्टो साहब को फांसी देने के लिए। देखें इसमें मेरा तो मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूं कि मैंने क्या किया उसी थी जी। बिहाइंड द कर्टन क्या हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
क्योंकि मैं ना जनरल ज़ियाउल हक की काबीना में, ना मैं उसका मजलिस शूरा का मेंबर, जिसमें कि तमाम आज के बड़े बड़े सियासतदान, नवाज शरीफ, अपना मखदूम हाशमी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अपना आबदा हुसैन, फ़ारूक हमाम, ये जितने भी आप कोई सियासतदान का नाम लें तो वो मजलिस शूरा जो कि जनरल ज़ियाउल हक के जो ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने चुन के भेजे वो थे, मैं तो उसमें भी नहीं था, तो मेरा तो कोई ताल्लुक, मैं अच्छा, तो कसूरी एक साहब, आपके आने से पहले और मैं अपना ज़ियाउल हक साहब फरमा रहे थे कि मुल्की हालात इतने खराब थे कि दहशतगर्दी होती थी, सहाफ़ी जेलों में बंद थे और मुल्क जो है वो इतने खराब हालात में था कि मार्शल लॉ वाज द ओनली सोल्यूशन। आप एग्री करते हैं इस इंटरप्रिटेशन से, अपने वालिद के कत्ल से कतई नजर? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ माशरा कैसे लगता है। देखें कि एक सिविलियन हुकूमत तो गवर्नमेंट चला रही होती है और उसमें एक उन्हीं की बरादरी में से एक तबका जिसको अपोजिशन कहते हैं वो हॉबनॉब कर रही होती है अफवाज पाकिस्तान के साथ, और वो उनको बल्कि मजबूर कर रही होती है, उनको एक्साइट कर रही होती है कि जब आओगे जब मुल्क डूब चुका होगा। तो इस किस्म के इश्तिहार लगते हैं, तस्वीरें लगती हैं। तो ये जो हमारे यहाँ फ़ौज जब भी आई है वो फरमाइश पर आई है, वो बज़ाते खुद नहीं आई, फरमाइश पर आई है। देखें, अब ये पीपल पार्टी ने 5 साल मुकम्मल किए हैं तो ऑपोजिशन बिहेव सेंसिबली, किसी ने फरमाइश नहीं की तो बड़े, हालांकि बहुत सारी ओकेजन्स ऐसी आई कि लोगों ने समझा कि आर्मी टेक ओवर हो जाएगा उसी, क्योंकि उसी अयाम में जीएचक्यू हिट हो गया, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर हिट हो गया, नेवल हेडक्वार्टर हिट हो गया, अपना ISI हिट हो गई, लेकिन इसके बावजूद आर्मी ने उस इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि जो पॉलिटिकल ये सर आपका पॉइंट आगे, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं उससे आगे चलूं जरा नाजी साहब के, नाजी साहब जरा फरमा दीजिए, अगर अब हम वहां से निकल के पास से रिसेंट हालात पे आ जाएं, ये तमाम चीजें तारीख का हिस्सा है। आज का सबसे अहम इशू जो उठा दिया गया है, ना वो बिजली है, ना वो करप्शन है, ना वो एनर्जी है, वो उठाया पार्लियामेंट में आर्टिकल 6 का मुकदमा। उसके ऊपर जो है वो अजीब सी डिबेट स्टार्ट होगी। आपकी अपनी राय क्या है? 12 अक्टूबर 99 जो है वो उस वहां से शुरू करना चाहिए आर्टिकल 6 को, या आप समझते हैं कि नहीं 3 नवंबर का क्राइम बहुत बड़ा था? पहले तो मैं मुख्तसर करूं कि साहबजादा साहब तशरीफ फरमा हैं, इन्हें अपनी रवायत के मुताबिक तलाल बुगटी का वकील होना चाहिए था, क्योंकि अगर अपने बाप के लिए ये चीफ एग्जीक्यूटिव से को कातिल करार दे सकते हैं तो तलाल बुगटी के बाप के लिए भी कुछ कर दें, मेहरबानी होगी इनकी। अच्छा, दूसरी अब मैं यह करूँगा कि आजकल जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ये बहस हो रही है कि उन पर कौन सा मुकदमा चलाना चाहिए, बात सीधी सी आपने बात जज हजरात से शुरू की थी, यह भी अब जज हजरात का मामला है यहाँ पर, क्योंकि 3 नवंबर को उन्होंने जज हजरात को बरतरफ किया था जो कि इलेक्टेड लोग नहीं होते, जबकि 12 अक्टूबर को उन्होंने मुल्क के मुंतखब लीडर को, जो 2/3 अक्सरियत की हमायत जैसे हासिल थी, जो पार्लियामेंट का लीडर था, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको उतारा गया, उसकी तौहीन की गई, उसे सजाए मौत सुनवाई गई। तो 12 अक्टूबर का जुर्म बड़ा है या जज साहबान को घर बिठाने का जुर्म बड़ा है? अगर ये बात है तो फिर तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की या मुंतखब लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस के लोग जो हैं, अगर वो जज बन के बैठ गए हैं, और होता है शुरू में तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुलाजमतें करते हैं, बाज़ औक़ात डायरेक्ट भी वकला भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात सेशन जज भी तरक्की करता हुआ बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो क्या जज हजरात को घर बिठाना, वो भी कुछ नहीं किया, उन्होंने बिठा दिया था आराम से, बरतरफी भी नहीं हुई थी, वो तो सही हो गए। और जो 12 अक्टूबर को उसने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को उतारा, तो बाइन तोड़ा, वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। इसका मतलब उस पर कोई सजा नहीं हो सकती, जजों को बरतरफ करने पर सजा हो सकती है। राइट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है नाजी साहब आपका। चंद साहब, आपकी पार्लियामेंट जो है वो ये तो बड़ा जुल्म करने जा रही है अगर सिर्फ 3 नवंबर के ऊपर मुकदमा उठाएगी, क्योंकि असल जुल्म अजीम तो 12 अक्टूबर 99 था। तो आप खुद ऐसी चीज में क्यों शामिल हो रहे हैं जिसके अंदर एक बंदे को तो पकड़ा जा रहा है लेकिन कोलैबोरेटर्स को आजाद कर दिया जा रहा है 3 नवंबर के मुकदमे को बना के? देखिए कामरान भाई, मैं समझता हूँ कोई कातिल भी हो ना तो उसके साथ अदल करना बहुत जरूरी है, और अदल का तकाजा ये है कि इस मुल्क के जब आइन तोड़ने की बुनियाद वो 12 अक्टूबर को रखेगी, वो 3 नवंबर कत्ल नहीं, 3 नवंबर की तो जजेस घरों में बैठे उन्होंने तनख्वाहें भी ले ली, लेकिन 12 अक्टूबर को हलाल करार किसने दिया, वर्दी में तरमीम करने की इजाजत किसने दी?
तो सारा अगर आपने एहतसाब करनी है, अगर आपने आर्टिकल 6 लगानी है, तो फिर आपको अदल ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ आप पहले जो जुल्म हुए हैं उसके ऊपर आप एक और जुल्म करेंगे। तो मेरे ख्याल में जालिम को जुल्म से नहीं ख़त्म किया जा सकता, जालिम को अदल से ख़त्म किया जा सकता है। तो फिर आप अब इस पिटीशन को 12 अक्टूबर तक ले जाने के हक में 5 जुलाई तक तो लेके नहीं जाएंगे, वरना तो मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल हक में हूं कि 12 अक्टूबर से शुरू होना चाहिए। 12 अक्टूबर ये असल बुनियाद है। 3 नवंबर तो एक सेक्शन है, एक जजेस की बात है, और उन्होंने तो तनख्वाहें भी ले ली, फिर बहाल भी हो गए, उनका तो किसी हद तक दाद रसी भी हो गई। लेकिन जब आइन तोड़ा गया, आइन ज्यादा मुकदम है ना। जब मुल्क की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन बुनियाद देखें ना क्या है। अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो फिर ये पिक एंड चूज वाली बात है, फिर ये नहीं होना, ये गलत है। अजीब व गरीब सूरत हाल है नदीम अफजल चंद साहब की कि अगर मखदूम अमीन फ़हीम साहब की बात मान ली जाए दुरुस्त, तो 5 जुलाई में जनरल ज़ियाउल हक साहब से वो कह रहे हैं ट्रायल शुरू करें। अगर अफजल चंद साहब की बात दुरुस्त तस्लीम कर लीजिए नदीम अफजल चंद साहब की 12 अक्टूबर से, तो कोलैबोरेटर्स में जजेस तो आएंगे, लेकिन आप भी साथ आएंगे क्योंकि आप भी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे। जी, सारी ज़िया की बाकियात आएगी। बात नहीं देखनी चाहिए कि कौन साथ आएगा और कौन साथ नहीं आएगा जी। इसमें यह देखना चाहिए कि 3 नवंबर का जो मामला छेड़ा गया है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा 12 अक्टूबर पे, क्योंकि 12 अक्टूबर को भी इंडेमनिटी नहीं है और 3 नवंबर को भी इंडेमनिटी नहीं है। अगर आपने इसको 5 जुलाई को लेकर जाना है तो मैं कहता हूँ 100 बिस्मिल्लाह 5 जुलाई पे लेकर जाएं, लेकिन फिर आइन में तरमीम करें। ये दोनों जमातें जो इस वक्त मेजोरिटी में है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों बैठ जाए और जिस तरह इन्होंने 18वीं 19वीं और 20वीं तरमीम की, उस तरह एक 21वीं तरमीम भी कर दें। उसके बगैर तो ये 73 के आइन के मुताबिक तो उसको ट्राई नहीं कर सकते। अगर इस आइन में तरमीम करेंगे तो जरूर ट्राई करें, मैंने तो किसी को मना नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आर्टिकल 6 जो है, ये देखे ना, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में है ही नहीं है, ना उनके दायरे अख्तियार में आता है, ना उन्होंने इसको लागू करना है, ना उन्होंने इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं वो कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये है हुकूमत के दायरे अख्तियार में। अगर हुकूमत ने ये करना है तो मेरा ख्याल में हुकूमत को जजेस की तो कोई तकलीफ नहीं हुई होगी इतनी ज्यादा। हुकूमत को अपनी तकलीफ हुई होगी जिसके बाद उन्होंने 10 साल लगातार इतनी मुश्किलात के गुजारे, तो फिर एक दफा आए और फिर ये कौम के साथ मेरे साथ ही रहे आप। नाजी साहब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद मैं कसूरी साहब के पास जाऊंगा कि तारीख जब लिखी जाएगी, सहाफत की तारीख और वैसे भी पोलिटिकल तारीख पाकिस्तान की, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब का क्या मुकाम होगा तारीख में, भुट्टो साहब का क्या मुकाम होगा, परवेज मुशर्रफ साहब का क्या मुकाम होगा। मतलब क्योंकि आज की डिबेट में अगर हम इजाजुल हक साहब और अहमद रजा कसूरी साहब की बात को सुने तो लगता है कि सबसे बड़े गासिब तो भुट्टो साहब थे, और नदीम अफजल चंद साहब की और आपकी बात को सुने तो लगता है कि गजब जो ढाया, जुल्म जो किया, वो ऑब्वियसली जनरल ज़ियाउल हक साहब ने और मुशर्रफ साहब ने किया। तारीख किस तरह लिखी जाएगी? तारीख तो लिख चुकी जो लिखना था। हर जगह आप एक ही बात पढ़ेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक आईनी हुकूमत को बरतरफ किया, आइन तोड़ा, और जो उस आइन के तहत गद्दारी का जुर्म था, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूंगा शाहिद साहब, वो ये है कि ये कभी छेड़ा साहब भी, इन्होंने इजाजुल हक साहब ने भी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आइन के तहत किसी को ये हक नहीं है कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम कर सके या किसी को हुक्म दे सके कि मुकदमा तुम कायम करो। ये सवाबदीद पर छोड़ा गया है हुकूमत की, मुंतखब हुकूमत की, आईनी हुकूमत की, लेजिटिमेट गवर्नमेंट की। और वो ये है कि चूंकि ये सियासी फैसला है, जो आदमी अंडर ट्रायल होगा उसने आइन तोड़ा होगा, जिसने आइन तोड़ा होगा जाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट या सियासी अहमियत का हामिल होगा, उसके पास उसका कोई जवाज भी होगा तोड़ने का या नहीं भी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इतना बड़ा फैसला करने का इख्तियार किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी को नहीं दिया गया, ये इख्तियार हुकूमत को दिया गया है। इसलिए इस इख्तियार को इस्तेमाल करना भी हुकूमत का हक है, हुकूमत का हक है। कसूरी साहब, 2-3 सवाल हैं आपसे, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। एक तो मुझे बताइए कि मुझे नज़ीर नाजी साहब की ये बात जो थी ना, ये बड़ी क्लिक की, तो मैं आपके साथ दोबारा पेश कर रहा हूँ कि बेसिकली आप खुद अपने आप को कह रहे हैं कि आपने हमेशा मजलूमों का साथ दिया और आप खुद मजलूम इस लिहाज से थे कि आपके वालिद साहब का जिस तरह भी उनको कत्ल किया गया। अच्छा, अब नाजी साहब ने कहा है कि आप तो उनके वकील हुआ करते थे जो कातिल, जो मकतूल हैं, जो शोहदा हैं, तो आपको तलाल बुख्ती साहब का वकील होना चाहिए था, जिनके वालिद को मुबैना तौर पर अकबर बुख्ती साहब को परवेज मुशर्रफ साहब ने कत्ल किया मुबैना तौर पर। तो आप आज जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के वकील है। ये नज़ीर नाजी साहब का आप पे एक सवाल है
तो तारीख आपको किस नजर से याद करेगी कसूरी साहब? देखें, एक वकील एक टाइम पर या तो मुल्ज़िम का वकील हो सकता है या शिकायत कुनिंदा का वकील हो सकता है। तो मैं इस वक्त जो वकालत कर रहा हूँ वो जनरल मुशर्रफ की कर रहा हूँ, और जब मैं जनरल मुशर्रफ की वकालत कर रहा हूँ तो मैं सिमिल्टेनियसली मैं मुल्ज़िम की वकालत तो नहीं कर सकता। लॉ प्रोफेशन में तो आप एक साइड से ही काम करते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर जनरल मुशर्रफ। तो ये वो कह रहे क्यों ऑप्ट किया आपने उनको? आप तो मजलूमों का साथ दिया करते थे, वो ये कह रहे हैं जी। देखें, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ भी आज मजलूम है। एक जो शख्स कल तक इस मुल्क का प्रेसिडेंट रहा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, आप उसको कैदो बंद में आपने डाला हो, आप मैजिस्ट्रेट की अदालतों में उसको लेके जा रहे हो, आप उसकी हिजो करने की कोशिश कर रहे हो, आप टीवी पर उसकी तस्वीरें ऐसी दे रहे हो जिससे कि उसकी हिजो का जो है अंसर नुमाया हो। ये सब कुछ तो भुट्टो के साथ भी हुआ था। तो चीज ये मजलूमियत नहीं तो और क्या है। देखिए, बात नाजी साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ भुट्टो साहब के साथ भी हुआ था कसूरी साहब जी। देखें, बात यह है कि किसी के साथ भी हो, मैं तो असूल की बात कर रहा हूं कि असूलन जो है, जैसे कि अभी मेरे भाई चांद ने बात की कि कोई मुल्ज़म भी हो तो उसको भी हक पहुंचता है कि वो अपने एक ऑनरेबल तरीके से उसको एक फेयर ट्रायल का हक होना चाहिए। और अब तो अच्छा कसूरी साहब एक बात बताइए, 18वीं तरमीम के बाद अदालत ने ये फंडामेंटल राइट बन चुका है। अदालत ने कसूरी साहब क्लियर कर दिया है, अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी हैं मुशर्रफ साहब के ऊपर जितनी भी अब तक की थी जी, और मामला डाल दिया फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। वो अभी अपना मुकदमा तैयार करेंगे, जब करेंगे पेश करेंगे, उसकी FIR कटेगी आई थिंक, वो फिर आई थिंक सेशन कोर्ट से ऊपर जाएगा। अब ये जो आपका जो आप मुशर्रफ साहब का जी 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 ये देखें, बात ये है, ये जो 24 तारीख को 24 जून को जवाब लूं, प्लीज सवाल पुट कर लूं मैं आपसे जी प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनका नाम भी एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से हटा दिया गया है, तो अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नवाज शरीफ साहब वैसे ही मसरूफ है चाइना के विजिट में, तो इस वक्त मुशर्रफ साहब वैसे ही विजिट करने मुल्क से बाहर जा सकते हैं, वालदा को मिलने वापस फिर आ जाएंगे, प्लान है कोई? नहीं, अभी तो एक मुकदमे में अभी वो कैदो बंद में हैं और वो है भुगती का। उसकी जो बेल है वो 10 जुलाई को लगनी है कोयटा में, और अगर वहाँ भी उनको बेल मिल जाती है तो फिर उनका जो घर है वो सब जेल ख़त्म हो जाएगी, एंड देन ही विल बी ए फ्री पर्सन टू मूव अराउंड एनीवेयर, चाहे मुल्क के अंदर जाएं, मुल्क से बाहर जाएं, क्योंकि वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है एक शहरी का वो है टू स्टेप इन टू द कंट्री एंड स्टेप आउट ऑफ द कंट्री एट एनी टाइम ही लाइक्स टू डू इट। राइट, इजाजुल हक साहब, आप आज भी इस डिबेट के बाद भी आप 2013 में आज 5 जुलाई को डिफेंड करते हैं कि मार्शल लॉ जिस तरह लगते हैं इस मुल्क में, ख्वाह 5 जुलाई का मार्शल लॉ हो या 12 अक्टूबर का, वो ठीक है, हालात को देखते हुए लगा देना चाहिए, आप आज भी उसको डिफेंड करेंगे? मैं एक दो बातें करना चाहूंगा। डिफेंड की बात तो बाद में करेंगे। पहली बात तो ये कि मोहतरम नाजी साहब ने पाकिस्तान टाइम्स का हवाला दिया था जी। पाकिस्तान टाइम्स वो अखबार है जो कि अयूब खान के लिए एक कॉपी छपा करती थी और अवाम के लिए दूसरी कॉपी छपा करती थी। फिर आपने कहा कि नो वन इज अबव लॉ, तो ये मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट में किस तरह ये रिव्यू पिटीशन गई है जो कि ये कह रहे हैं बार बार जुडिशियल मर्डर है, जुडिशियल मर्डर है। देखें, कानून की किसी भी किताब को आप ले लें, उसके अंदर आपको सजा होती है, उसके बाद एक दफा रिव्यू होता है, उसके बाद आप री रिव्यू में कहीं दुनिया की किसी अदालत में नहीं जा सकते। तो आप कौम के साथ अब मजाक करने लगे हैं कि जनाब ये हमने रिव्यू के लिए पिटीशन दिया है, जुडिशियल मर्डर, जुडिशियल मर्डर। अगर जुडिशियल मर्डर होता तो फिर ये यूनानिमस डिसीजन आने चाहिए थे, फिर ये स्प्लिट डिसीजन क्यों आया था? फिर जिसने नाजी साहब कमेंट कर दे, इजाज साहब इसमें कमेंट ले लें इनसे प्लीज जल्दी से। नहीं, मैं पूरी बात तो जी कर ले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि ये किसी कानून के तहत ये इस तरह तो ये है कि आप 100 साल पुराना मर्डर ले आए, जब आपकी मर्जी की अदालतें आ जाएं तो आप कहें जनाब इसको आप रिव्यू के लिए डाल दें, री रिव्यू के लिए डाल दें। किसी दुनिया के कानून में ये नहीं है। उसके बाद ये देखें ना, रिव्यू नहीं था, रेफरेंस था, रिव्यू नहीं था, रेफरेंस था। रेफरेंस भी नहीं दे सकते आप, रेफरेंस भी। उसका मकसद तो यही था ना, मकसद तो ये था कि भुट्टो जिन्होंने इख्तिलाफ किया उनके साथ क्या हुआ, बेचारों के साथ, उन जजेस के साथ क्या हुआ? मैं कहता हूँ कि भुट्टो साहब के जमाने में 1000 कत्ल हुए। भुट्टो साहब के जमाने में उन 1000 लोगों को री रिव्यू दें प्लीज, उनके खानदान वालों को दें, उनको नजीर। अच्छा सर, ये बड़ा संगीन इल्जाम लगा दिया आपने। इजाजुल हक साहब एक मिनट ठहर जाएं, अब नाजी साहब कमेंट कर दें इसके ऊपर जो उन्होंने बात कही है। जुडिशियल मर्डर क्यों कहते हैं आप? उसको कोई एविडेंस है आपके पास? 1000 कत्ल किए भुट्टो साहब ने बकौल इजाज साहब।
जी, उस केस को भी जैसे कंडक्ट किया गया, अदालतों ने जैसे लिया, जिस तरह से उनको इब्तदाई जो हक होता है अपील का, उनसे एक अपील का हक छीना गया, सेशन कोर्ट में ट्रायल नहीं किया गया, उसके बाद ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाके ख़त्म हो गया। ये कैसे कैसे कानूनी इस पर वो ब्लंडर किए गए हैं कि उसको तो आप जुडिशल मर्डर पहली नज़र में कह सकते हैं। जी जी, अफजल चंद साहब कुछ कमेंट करना है? अगर नहीं है तो आज की अदलिया, कामरान भाई, आज की अदलिया तो पीपल्स पार्टी की अदलिया तो नहीं है ना। आज की अदलिया बादी नजर में तो यही समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ यही इंसाफ कर दे, हमें इसी अदलिया का इंसाफ कबूल होगा। वो कह रहे हैं, इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि 1000 कत्ल हुए थे उस दौर में, वो जो भुट्टो साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं वो कितना रिव्यू होगा? 1000 और वो जो आज भी कत्ल हो रहे हैं, जो आज हमारी फौज मार रही है, आज हमारे सिपाही दहशतगर्दी में मार रहे हैं, ये सब तो ज़ियाउल हक का बीज बोया हुआ है ना। हाँ जी जी जी, ये मुद्दई थे। उसके बाद आप ले लें साद रफीक साहब को बुला लें, ठीक है, फिर आप जमात इस्लामी को बुला लें, नजीर शहीद को बुला लें, उसके बाद अचकजई साहब को बुला लें जिनके भाई का कत्ल किया गया था। और ये लोगों का ये सब ये किस किस्म के मर्डर थे? कसूरी साहब, would you like to endorse what इजाजुल हक साहब said? देखे मेरे पास 26 नाम लिखे हुए हैं, उन 26 नाम के 26 नाम जिनको FSF से कत्ल करवाया। ठीक है, इजाज साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा पूछ लूं कसूरी साहब से। कसूरी साहब देखे बात हमले करवाए गए, एक और MNA जो इनको मारने के लिए गई जीप उसके ऊपर से गुजर गई। कसूरी साहब, ये बात सही है? भुट्टो साहब ने आपके साथ ये सब कुछ बिल्कुल किया? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दे आर ऑल रिकॉर्डेड हमले हैं जिनका के पार्लियामेंट के ब्लू बुक के अंदर तमाम का इंदराज है और उन पर FIR भी हैं। मैं वाहिद सियासतदान हूँ दुनिया में जिस पर 18 हमले हुए हैं और मैं गोलियों की बुछाड़ों में से गुजरा हूँ। ये तो अल्लाह का एक राइट। तो नाजी साहब, बस आखिरी है जो मैं जिंदा हूँ। ये बताइए, फिर तारीख जब लिखी जाएगी, अगर जनरल ज़ियाउल हक साहब कंट्रोवर्शियल थे, ऑब्वियसली मार्शल लॉ लगाया, मौलवी मुश्ताक हुसैन और उनके डिसीजन कंट्रोवर्शियल थे, तो भुट्टो साहब भी अपने दौर की वजह से जिस तरह के कातलाना हमले मुबैना तौर पर उन्होंने करवाए, जो ये लोग कह रहे हैं अगर करवाए उन्होंने, तो भुट्टो साहब भी कंट्रोवर्शियल है नाजी साहब? अगर आप दुनिया में किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का दौर देखें तो कत्ल तो आपको उसमें दर्जनों मिलेंगे। क्या आप सारे उस पर डाल देंगे? ऐसे हुआ नहीं करता। अब भी जो कसूरी साहब डिफेंड कर रहे हैं, मुशर्रफ पे क्यों डाल रहे हैं? अब भी वही मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कसूरी साहब तो तलाल बुकनी की वकालत करें, इससे अलग। दूसरा मैं तो कह रहा हूँ फिर आपको, मैं कह रहा हूँ एज हेड ऑफ द स्टेट, एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अगर जो भी एक्शन होते हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने करवाया बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर 3000 लोगों का कत्ल हुआ था उस फौज को। ठीक है जी, प्रोग्राम में वक्त ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत वेलकम बैक। 5 जुलाई के हवाले से अहम तरीन डिबेट थी। हमें हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके पढ़ाई जाती है, हीरोज विलन है यहाँ पे, कई जगह पे विलन हीरोज हैं, एक्चुअल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। आज का प्रोग्राम जो है वो एक अहम तरीन इशू के ऊपर पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और डेमोक्रेसी के हवाले से, जुडिशल सिस्टम और इनको जिस तरह के वो कॉपरेशन पेश करते हैं मार्शल लॉ, उसके ऊपर एक अहम तरीन डिबेट थी। ऑनगोइंग डिबेट है, जारी रहेगी। कंट्रोवर्सी से ही जो है वो आगे नया थीसिस निकलता है। हमें इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट टाइम तक ले जाओ।